दो बुआओं का मायका। हेलो गीता दीदी। हाँ भाभी बोलिए ना, कैसी हैं आप? अभी मैं आपको ही याद कर रही थी और देखिए आपका फोन भी आ गया। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हाँ दीदी सही बात है। मैंने ना आपको इसलिए फोन किया था कि आज डॉली का बर्थडे है तो घर में छोटी सी पार्टी रखी है। अगर आप आ सके तो आ जाइएगा। अरे हाँ भाभी मैं जरूर आऊंगी। भला मेरी भतीजी का बर्थडे और ये बुआ ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, तो फिर आप टाइम से आ जाइएगा और राजू को भी लेते आइएगा। जी भाभी, शाम को मिलते हैं, बाय। प्रीति ने गीता से बात करके फोन रख दिया। शाम को गीता ने प्रेम से कहा, प्रेम आप मुझे मायके छोड़ दीजिए ना प्लीज अपनी स्कूटी में, और थोड़ी देर मेरे मायके में ना सबसे मिल भी लीजिएगा। आज डॉली का बर्थडे है तो भाभी ने बुलाया है। गीता क्या जरूरत है तुम्हें मायके जाने की? अरे वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। देखा नहीं जब हम दिवाली पर मिलने गए थे हमसे कैसा बिहेव किया था? तुम्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं था। और पंकज जीजा जी प्रीता दीदी के कैसे आगे पीछे घूम रहे थे। अरे आपको बस ऐसा लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीता दीदी और जीजाजी बड़े हैं इसलिए उन्हें ज्यादा पूछ लेते हैं। आपसे भी एक बार तो कहा था ना भाभी ने कि खाना खाकर जाइएगा। अब आपने नहीं खाया वो अलग बात है। तुम ना बहुत भोली हो, कुछ समझती नहीं हो। ये आजकल की दुनिया बड़ी बेकार है। आजकल लोग पॉकेट का वजन देखकर तिलक करते हैं। मेरा मतलब है हम ज्यादा पैसे वाले नहीं है इसलिए हमारी इज्जत नहीं है, और दीदी जीजाजी बहुत अमीर है इसलिए उनके आगे पीछे घूमते, और ऐसे लोगों के घर कम जाना चाहिए। आप बस मेरे मायके के बारे में कुछ भी बोलते हो। आपको नहीं जाना मत जाओ, मैं राजू को लेकर बस से चली जाऊंगी। मुझे वहां कुछ बुरा बुरा नहीं लगता। ऐसा कहकर गीता राजू को लेकर अपने मायके के लिए निकल गई और मायके पहुंची। हैप्पी बर्थडे डोली बेटा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे डॉली दीदी, आपका गिफ्ट मैंने पसंद किया है, देखकर बताना कैसा लगा। क्या है इसमें? जो भी हो मैं बाद में खोल लूंगी, आप लोग बैठिए। प्रीता बुआ भी आती होंगी, मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। भाभी कोई काम हो तो बता दो ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अकेले आप सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी? हाँ दीदी बताती हूँ। तभी प्रीता रोनी के साथ वहां पहुंच गई। प्रीता को देखते ही डॉली और प्रीति एकदम से खुश हो गई। आइए दीदी, आप ही का वेट कर रहे थे हम सब। कितनी देर कर दी आने में? हाँ बुआ, आपने याद तो मैं केक भी नहीं काटती। आप मेरे फेवरेट बुआ हो, और रोनी मेरा सबसे प्यारा भाई। बुआ आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है? हाँ बेटा, आपके लिए गिफ्ट लेने में ही तो देर हो गई। इतने शोरूम में देखा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी प्रिंसेस के लिए क्या लेके जाऊं। फिर आखिर में जाकर ये ड्रेस पसंद आई मुझे। डिजाइनर है, तब जाकर मैंने ली और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से पहुंचाओ मुझे मायके। हाँ दीदी, आप तो अपनी कार में आई होंगी ना। गीता दीदी तो पहले ही आ गई, उन्हें बस पकड़नी होती है ना, तो घर से जरा जल्दी निकलना पड़ता है। हाँ भाई, मैं तो अपनी कार में आई हूँ। पंकज का भी आने का बड़ा मन था पर उनकी मीटिंग थी तो नहीं आ पाया। उन्होंने कहा काम अगर जल्दी हो गया तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा और डोली से भी मिल लूंगा। गीता, तुझे प्रेम जी छोड़ने नहीं आए क्या? वो छोड़ देते तो तुझे बस के धक्के तो नहीं खाने पड़ते। अरे दीदी, उन्हें कहाँ टाइम होता है मेरे लिए, बहुत बिजी रहते हैं। मैंने कहा भी था पर टाइम नहीं था तो मैं बस में ही चली आई। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बस में, और राजू भी ना खुशी खुशी आ जाता है। अब बच्चों को जैसे बचपन से पालो बस वैसे ही तो आदत पड़ जाती है। राजू को बस के धक्के खा खाकर आदत हो गई है। अब अपनी गाड़ी तो है नहीं आपके पास। गाड़ी के नाम पर एक स्कूटी है, वो भी प्रेम जीजाजी ऑफिस लेकर चले जाते हैं। जैसी जिसकी किस्मत। मेरी डॉली ना बिना कार के घर से निकलती ही नहीं है। हाँ भाभी, रोनी का भी यही हाल है। इसके पापा तो सोच रहे हैं एक कार और खरीद लेते हैं इसके स्कूल आने जाने के लिए। हैप्पी बर्थडे डॉली दीदी, आप गिफ्ट खोलकर देखिए आपको कैसा लगा। हाँ आप भी खोलती हूँ। प्रीता बुआ का गिफ्ट देखकर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। पर दीदी अभी मैंने गिफ्ट खोलने को कहा तो आपने मना कर दिया, कहा बाद में खोलूंगी। और प्रीता मौसी का गिफ्ट अभी क्यों खोल रही है? वो इसलिए बुद्धू क्योंकि प्रीता बुआ का गिफ्ट स्पेशल होता है। तुम्हारा गिफ्ट कुछ भी कॉमन सा ही होगा। अब गीता बुआ ने अपने घर के आसपास से ही लिया होगा। डॉली ने राजू को कहा और प्रीता का लाया गिफ्ट खोलने लगी। राजू उदास हो गया। डॉली ने प्रीता का गिफ्ट खोला और खुश हो गई। वाह बुआ, कितनी प्यारी ड्रेस है। इसको पहनकर मैं एकदम प्रिंसेस लगूंगी। थैंक यू बुआ, लव यू। हाय दीदी, ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है, कितने की होगी? अरे भाभी, क्या आप भी पैसे पूछती हैं? डॉली को पसंद आई ड्रेस, यही बहुत है। नहीं दीदी, फिर भी बताइए ना कितने की है। हाँ दीदी बताओ ना, 2000 की तो होगी। ज्यादा नहीं, 15,000 की ये ड्रेस। इसकी नेक पर जो स्टोन्स लगे हैं ना, ये कभी खराब नहीं होंगे। बस थोड़ा संभाल कर रखना भाभी इस ड्रेस को, ऐसे ही घर पर मत धो देना। ये ड्रेस ड्राई क्लीन में ही जाएगी। डॉली चलो बेटा, छोटी बुआ का गिफ्ट खोलो। ओके बुआ।
ऐसा कहकर डॉली ने गीता का गिफ्ट खोला। उसमें एक बहुत सुंदर टेडी बेयर था। अच्छा है ना डॉली बेटा, ये तुम्हारा नया फ्रेंड। हाँ बुआ अच्छा है, पर प्रीता बुआ का गिफ्ट सबसे सुंदर है। बट एनीवेज थैंक यू। वो गीता दीदी, बात दरअसल यह है कि डॉली के पास ना ऐसे बहुत सारे टेडी बेयर है, छोटे से बड़े तक, यहाँ तक कि कुछ तो इम्पोर्टेड भी है, तो इसे इतना स्पेशल नहीं लगा। कोई बात नहीं भाभी, डॉली के पास एक और टेडी हो गया। अभी सब बात कर रहे थे कि सुनील आ गया। बाकी मेहमान भी आने लगे। अरे प्रीता दीदी, पंकज जीजा जी नहीं आए क्या? उनसे मिलने का बड़ा मन था और कुछ बात भी करनी थी। हाँ, उन्हें जरा काम था तो नहीं आ पाए। तुम बताओ क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, उनसे ही बात कर लूंगा। ए गीता, कब आई तू? मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी, राजू भी आया है। ओह अच्छा अच्छा, खाना खाकर थोड़ा जल्दी निकल जाना। तुझे बस में जाना होता है ना, तो थोड़ा जल्दी जाना, ठीक रहेगा। प्रीता दीदी, आप हमारे साथ ही खाना खाकर आराम से जाना, आपको वैसे भी क्या पड़ी। हाँ बिल्कुल, चलो आप केक कटिंग करवा लो, डॉली से सब मेहमान आ चुके हैं। प्रीति, डॉली का केक लेकर आओ, हमारी परी अभी केक काटेगी। ये मैं भी केक काटूंगी। आइए रानी भैया, हम साथ में केक काटेंगे। और मैं? नहीं राजू, तुम नहीं, तुम गीता बुआ के साथ खड़े रहो। तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरे साथ अच्छी नहीं लगोगी। वहां सबका बर्ताव गीता और राजू के साथ थोड़ा अजीब था, जो कि गीता देखकर भी अनदेखा कर रही थी। डॉली ने केक कट किया, सबने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया और तालियां बजाई। फिर सब पार्टी एंजॉय करने में लग गए। तभी प्रीति की सहेली रिवांशी ने प्रीति से कहा, वाह यार प्रीति, तेरी बड़ी ननद ने क्या ड्रेस पहना है, बहुत खूबसूरत है, महंगा भी लगता है। शायद किसी डिजाइनर बुटीक से ड्रेस बनवाई होगी। हाँ, प्रीता दीदी ना इसी तरह की ड्रेस पहनना पसंद करती है, फिर चाहे कितनी ही महंगी ड्रेस क्यों ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसे वाली हैं प्रीता दीदी। चलो ना तुम्हें मिलवाती हूँ। प्रीता दीदी, ये है रिवांशी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और रिवांशी, ये है प्रीता दीदी। ओ हाय रिवांशी, कैसी हो? तुम्हें ये पार्टी कैसी लग रही है? दीदी बहुत अच्छी पार्टी है, आपकी ड्रेस ना बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। दीदी ये ड्रेस बहुत महंगी होगी ना, कितने की है? ज्यादा नहीं, बस कुछ 28,000 के आसपास की होगी। तुम्हें अच्छी लगी? कभी तुम इसे पहन लेना, ठीक है? दीदी आप कितनी अच्छी है, सच में मैं ना कभी आपसे ये ड्रेस पहनने के लिए लेकर जाऊंगी। थैंक यू दीदी। अरे प्रीता दीदी का दिल बहुत बड़ा है, मुझे भी ना हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ देती रहती है। आज जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये दीदी ने ही तो दी थी मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट। अरे बहुत सुंदर साड़ी है, देख कहाँ तेरी बड़ी ननद एकदम महारानी जैसी, और कहाँ तेरी छोटी ननद गीता, कितने साधारण कपड़े पहने यार। प्रीता दीदी के सामने तो गीता नौकरानी लग रही है। हाँ यार, गीता दीदी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ कि डिजाइनर ड्रेस पहने। अच्छा चल तू पार्टी एंजॉय कर, मैं बाकी चीजें देख लेती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति रिवांशी के पास से हट गई और सुनील के पास गई और उससे कहा, देखिए जी, ये गीता दीदी ना कैसे भी कपड़े पहनकर आ जाती है। इतनी बड़ी पार्टी है, कितने लोग आए, पर इनको शर्म नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ बोल देंगे तो हम ही बुरे बन जाएंगे। अब इन्हें खुद की समझ होती तो पार्टी में आती नहीं। अगर ढंग के कपड़े नहीं है तो राजू को भी अच्छे कपड़े नहीं पहनाते, लोग तो हम पर ही हंसेंगे। उन्हें तो गीता को देखकर बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने आने के लिए ज्यादा जोर भी नहीं दिया था, बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था। फिर भी कहने लगी मैं जरूर आऊंगी, और आई तो ऐसे। और बेचारी मेरी डॉली बुआ बुआ करती रहती, उसके लिए ना एक सस्ता सा टेडी बेयर उठाकर ले आई। ये तो मेरी बेटी के संस्कार है जो उसने मुंह पर कुछ कहा नहीं, चुपचाप रख लिया। हाँ, जब हैसियत नहीं थी तो नहीं लाती गिफ्ट। जरूरी तो नहीं था कि ये कचरा हमारे घर लेकर आए। सारा मूड ऑफ कर दिया गीता ने। ये ना छोटे दिल वाली है, किसी को कुछ दे ही नहीं सकती, बस लेना जानती है। आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए ना, नहीं तो डॉली उदास हो जाएगी। आप डॉली के साथ रहिए, मैं कुछ करती हूँ। एक काम करती हूँ, गीता दीदी को किचन के कामों में लगा देती हूँ, इससे वो किचन के काम में लगी रहेगी और बाहर पार्टी में दिखेगी नहीं। यही ठीक रहेगा, जाओ यही करो। अब प्रीति गीता के पास गई। गीता दीदी सुनिए ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप करेंगे ना? हाँ हाँ भाभी बोलिए ना, क्या करना है? वो दीदी आप किचन का काम देख लेंगे, मैं और प्रीता दीदी बाहर पार्टी में सबको नाश्ता सर्व कर देते हैं। आप अच्छा खाना बनाती है ना, इसलिए आपको कहा। अरे हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं भी सबके लिए नाश्ता जूस सब बना देती हूँ, इसमें क्या है। अरे मेरी भतीजी का बर्थडे है, मुझे तो काम करना ही होगा ना। थैंक यू दीदी, चलिए किचन में। प्रीति गीता को किचन में ले गई। गीता ने सबके लिए नाश्ता बनाया और इसी तरह पूरी पार्टी में गीता बस किचन में ही रह गई। पार्टी खत्म होने के बाद गीता राजू को लेकर घर आ गई। प्रेम उनका घर पर इंतजार कर रहा था।
कैसी थी पार्टी? तुम डॉली के लिए अच्छा सा गिफ्ट तो ले गई थी ना? हाँ बाबा, एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा टेडी लेकर गई थी, बहुत सुंदर था। पूरे 1500 रुपए पड़े मुझे उस टेडी के। अपना राजू भी ना उस दुकान में एक गन देकर लेने की जिद कर रहा था, पर फिर मेरे पास पैसे बचे ही नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, राजू को तो हम वो गन अगले महीने दिला देंगे। आज डॉली का दिन था, उसके लिए गिफ्ट लेना जरूरी था। उसे गिफ्ट पसंद तो आया ना? खुश तो हुई ना डॉली? हाँ हाँ, उसे पसंद आया ना गिफ्ट, बहुत खुश थी। पापा मम्मी झूठ बोल रही है। मम्मी इतने प्यार से डॉली दीदी के लिए वो टेडी लेकर गई थी, पर डॉली दीदी को प्रीता मौसी की ड्रेस ज्यादा पसंद आई और मम्मी के लायक गिफ्ट की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। गीता, क्यों झूठ बोलती हो? मेरे सामने तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे खुलकर अपने दिल की बातें कह सकती हो। घर जाने दो। और बताओ राजू बेटा, क्या क्या किया वहां? पार्टी एंजॉय की कि नहीं? पापा मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मम्मी तो पार्टी में दिखाई नहीं थी, पूरा टाइम किचन में थी बस, और सब पार्टी में मम्मी की ड्रेस पर हंस रहे थे। डॉली दीदी ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, वो तो बस रोनी भैया के साथ गेम्स खेल रही थी। मैंने फिर थोड़ा खाना खाया, मम्मी ने तो कुछ खाया भी नहीं। राजू, तुम आजकल ना बहुत बोलने लगे हो, कम बोला करो। जाओ जाकर सो जाओ, कल स्कूल है ना, जल्दी उठना है। गीता की हल्की सी फटकार सुनकर राजू चुपचाप सोने चला गया। तब गीता ने कहा, प्रेम आप खाना खा लीजिए, मैं तब तक राजू की स्कूल की ड्रेस प्रेस करके रख देती हूँ, उसका रूटीन का सामान भी लगा देती हूँ, बहुत काम बाकी है। प्रेम ने गीता को खुद से नजरें चुराता देख उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मायके जाना अच्छा लगता है ना, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं मायके जाऊंगी। जैसे भी है वो मेरे भैया भाभी है, मेरा मायका है। ठीक है चली जाना, पर अभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। और हाँ, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। प्रेम और गीता ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने चले गए। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। गीता पैसे से अमीर भले ही ना हो, पर प्रेम का प्यार उसके पास बेशुमार था। इसी प्यार से वो अपने जीवन की गाड़ी चला रहे थे। कुछ दिन बाद गीता के पास प्रीति का फोन आया। दीदी, आपके भैया का प्रमोशन हुआ है, इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप लोग शाम 6 बजे आ जाइएगा। अरे वाह भाभी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। हाँ दीदी, देख लीजिएगा, अगर कोई जरूरी काम हो तो पहले अपना काम कीजिएगा। हाँ, नहीं आएंगे तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी आप, मेरी भैया के लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब फोन रखती हूँ, बाकी सबको भी इनवाइट करना है ना, बाय। प्रीति का फोन रखने के बाद गीता ने प्रेम से कहा, पता है प्रेम, मेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, अब तो मेरा भाई बड़ा अफसर बन गया है। इसी खुशी में आज शाम पार्टी है और हमें बुलाया है, आप चलेंगे ना? मेरे लाख मना करने पर भी गीता तो मानने से रही। उसे समझ में नहीं आता कि वो लोग इसका रोज अपमान करते हैं। ये उनसे प्यार करती है इसलिए बुरा नहीं मानती, पर वो लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कैसे समझाओ इसे कि जहां इज्जत ना हो वहां कदम नहीं रखना चाहिए। एक काम करता हूँ, आज मैं इसके साथ ही चला जाता हूँ, शायद इसे थोड़ी अकल आ जाए। बोलिए ना, आप चलेंगे ना मेरे साथ मेरे मायके, भाभी ने बड़े प्यार से बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं, चलूंगा ना। तुम तैयार रहना, मैं शाम को तुम्हें ले लूंगा, फिर साथ में चलेंगे। और हाँ, आज वो ना ब्लू वाली साड़ी पहनना, वो तुम पर खूब जचती है। ठीक है भाई, पहन लूंगी। अब जल्दी जाइए और जल्दी से आइए। प्रेम ऑफिस चला गया। शाम को प्रेम ने घर से राजू और गीता को अपने साथ लिया और गीता के मायके पहुंच गया, जहां प्रीता और पंकज पहले से ही आए हुए थे। अरे आइए प्रेम बाबू, अब तो दिखाई नहीं देते। ना ना न जाना, अरे मिलते रहा कीजिए, हमसे मिलते रहने में आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। पहले तो सुनील भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, और दूसरी बात, मैं अपने फायदे नुकसान के लिए किसी से नहीं मिलता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बस उन्हीं से मिलता हूँ। अरे अरे प्रेम जी, आप तो बुरा मान गए। इनकी तो ऐसी मजाक करने की आदत है। अब आप इनकी बातें नहीं समझ पाएंगे। इनका उठना बैठना जरा बड़े लोगों के साथ है ना, तो बोली भी वैसी हो गई है। अब आप ठहरे मिडिल क्लास। अच्छा प्रेम जी बैठिए और बताइए, कैसा चल रहा है आपका काम वाम, सब ठीक ठाक? गुजारा तो हो जाता है ना आप लोगों का? बस सब मालिक की मेहरबानी है, सब ठीक है। हाँ, आपका घर तो भगवान की दया पर ही चल रहा है, वरना 25,000 की नौकरी में सब कैसे मैनेज होता होगा। मेरा तो 25,000 हर महीने डॉली के ऊपर ही लग जाता है। अब उसे हमने राजू की तरह छोटी मोटी स्कूल में तो डाला नहीं, बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, फीस भी अच्छी खासी है, फिर उसकी फरमाइशें भी तो पूरी करनी होती है। हाँ भाई, हम तो बच्ची को किसी चीज के लिए मना नहीं करते, जो चाहे वो करे, आखिर इतना कमाते किसके लिए। अब आप जैसे लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता होगा, बच्चों को मना भी करना पड़ता होगा।
ये लीजिए प्रेम जीजा जी, आपके लिए नॉर्मल पानी। अब कोई ठंडे पानी की आदत नहीं होगी ना? अब प्रेम से और अपमान सहा नहीं जा रहा था। उसकी आंखें छलछलाई। गीता से प्रेम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं अपने पति की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से देख रही हूँ आप लोग इन्हें सुनाती ही जा रहे हो। अरे गीता, तू बेवजह गुस्सा कर रही है। हमने ऐसा भी क्या कह दिया? तू जा, हम सबके लिए चाय बना दे। नहीं बनानी मुझे यहाँ किसी के लिए भी चाय। प्रेम जी मुझे हमेशा समझाते रहे, पर मैं ही पागल थी जो आप लोगों की बातें सुनकर भी आप लोगों से प्यार करती रही, अपना समझती रही। और प्रीति भाभी आप भी सुन लीजिए, आपको पता नहीं पर शायद मेरे घर में फ्रिज है। आपकी ताने खूब समझती हूँ मैं। ओहो, गीता भी बोलती है। हाँ, जब बात प्रेम और राजू पर आती है तो गीता भी बोलती है। अरे हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, हम जैसे हैं बहुत खुश हैं। हमें आपसे बस प्यार और इज्जत चाहिए थी जो आप लोग ना दे सके। और आज तो आपने हद ही कर दी, आपने प्रेम का अपमान किया। बस अब और नहीं, आज के बाद हम आप लोगों के घर कभी नहीं आएंगे। आपकी हाई सोसाइटी आपको मुबारक हो। हम तो अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं। हमारे पास प्यार है, वही हमारे लिए काफी है। चलो गीता, अपने घर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलो अपने घर चलते हैं, वहां हम सब प्यार से रहेंगे। ये लोग गंदे हैं, इन लोगों ने आपको और पापा को रुलाया। चलिए मम्मा। गीता प्रेम और राजू के साथ अपने मायके को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर चल पड़ी। एक रोज शंभू को पता चलता है कि गौतम की पत्नी स्नेहा पेट से है और वो दादा बनने वाला है। इस खबर से शंभू खुशी से पागल हो जाता है। सुनती हो, गाजर का हलवा बनाओ, सभी का मुंह मीठा करवाना है। मेरा गौतम बाप बनने वाला है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहले से बना के रखे हैं। अरे तो देर किस बात की, सबका मुंह मीठा करवाओ। किरण सबका मुंह मीठा करवाती है। इतने में ही शंभू को एक फोन आता है। सर, आपका लोन पास हो गया है, अब आप घर बना सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, कल ही मैं आता हूँ मिलने आपसे। शंभू खुशी से झूमने लगता है। हमारा पोता बहुत भाग्यशाली है, उसके आने की खबर से ही खुशी हमारे घर का पता पूछ पूछ कर आ रही है। क्या हुआ है पापा? हमारा लोन पास हो गया बेटा। अब कल ही जमीन पर काम लगवाते हैं ताकि बच्चे की पैदाइश नए घर में हो। हाँ पापा, हमारी आने वाली पीढ़ी को बिना घर के नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन शंभू और उसके दोनों बेटे बैंक जाते हैं और पैसे लेकर घर बनाना शुरू करते हैं। इधर किरण स्नेहा और अंजलि से कहती है, चलो अब अपना घर बन जाएगा तो कम से कम इस तरह एक एक कमरे में तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। किस तरह इस घर में दिन निकले हैं हम ही जानते हैं। एक मेहमान आ जाए तो लगता है उसे कहाँ सुलाएंगे। वही तो बात है ना बेटा। पता है तुम दोनों की शादी के समय दोनों बेटे और तुम्हारे पापा जी, मैं, हम सब एक कमरे में रहते थे। उसी में खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना। उन दिनों की याद करके ना मेरा मन खट्टा हो जाता है। चलो कम से कम अब जिंदगी के आखिरी वक्त में तो अपने घर का सुख मिलेगा। गौतम और हर्ष में से एक भाई रोज सुबह जल्दी उठकर जमीन पर चला जाता तो दूसरा दुकान। एक रोज हर्ष अंजलि से कहता है, अंजलि, आज रात को डलैया शुरू हो जाएगी जो पूरे 24 घंटे तक लगातार चलेगी। तो तुम मुझे 12 बजे उठा देना, फिर सुबह 4 बजे भैया चले जाएंगे और मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब कल मुझे सुबह 3 बजे ही उठकर खाना बना लेना होगा, वरना भैया क्या खाएंगे पूरा दिन। अंजलि 12 बजते ही हर्ष को उठा देती है और वो ज़मीन पर चला जाता है। फिर बेचारी 3 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है और 3 बजे उठकर रसोई में लग जाती है। स्नेहा को जैसे पता चलता है कि गौतम को ज़मीन पर जाना है तो वो भी उठकर रसोई में चली आती है। भाभी आप क्यों उठी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और इस हालत में आराम करना ज़रूरी है। अरे तू अकेली क्या क्या काम करेगी, अच्छा नहीं लगता मुझे। भाभी आप जाकर आराम करो, मैं अब भी खाना बना लेती हूँ, फिर दोपहर में आप बना लेना। ठीक है। अंजलि खाना बनाकर गौतम को नाश्ता करा देती है, फिर हर्ष का इंतज़ार करती रहती है। हर्ष जैसे ही आता है अंजलि उसे खाना देती है। खा पीकर हर्ष सो जाता है और स्नेहा अपने घर के काम में लग जाती है। सुबह 7 बजे उठकर इसी हालत में स्नेहा घर के काम में लग जाती है। तब किरण कहती है, अरे बहू अब तुझे आराम की ज़रूरत है, एक काम वाली रख लेते हैं। नहीं मम्मी जी, अभी ऐसे ही घर बनने में बहुत खर्च हो रहा है, फिर मेरी डिलीवरी का खर्च होगा सो अलग। हम मिलकर कर लेंगे ना मम्मी जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, 4 महीने और। ठीक है बहू, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी बोल देना। हाँ, मुझसे जो काम होगा मैं कर दूंगी। दिन बीतने लगते हैं।
जहाँ एक तरफ नया घर बनकर तैयार हो जाता है, वहीं दूसरी ओर स्नेहा का 9 महीना पूरा हो जाता है। घर के सभी लोग बैठकर नए घर की ओपनिंग की प्लानिंग में लग जाते हैं। ओपनिंग में सारे रिश्तेदारों को बुला लेना मत भूलना, सबको पता चले कि हमने नया घर बनाया है। कैटरिंग तो अच्छी करवाना, कुछ अच्छा हो या ना हो, खाना तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ भाभी, ये सही कहा आपने। नहीं तो याद है हम लोग जिस शादी में गए थे वहाँ सब खाने की कितनी बुराई कर रहे थे। हाँ याद है मुझे भी। खाना तो यहाँ के सबसे बेस्ट कैटरिंग का लगवा दूंगा और डेकोरेशन भी मैंने सोच लिया है। इतने में ही स्नेहा को दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी जी, टाइम आ गया है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। गौतम, गाड़ी निकाल बेटा जल्दी। घर में भाग दौड़ मच जाता है। स्नेहा को सब अस्पताल लेकर जाते हैं जहां वो एक बेटी को जन्म देती है। घर का वारिस पैदा हुआ है, अब घर के नेम प्लेट पर मेरे पोते का भी नाम होगा। पापा, 3 पीढ़ी एक साथ, मैं चाचा बन गया हूँ। घर की ओपनिंग और बाबू की वेलकम पार्टी एक साथ करेंगे पापा जी, ग्रैंड पार्टी होगी। अपने पोते का नामकरण मैं करूंगा, गौतम का बेटा गौरव। अभी रुकिए, 1 महीने बाद जब बहू बिस्तर से उठ जाएगी तब हम नए घर में जा सकेंगे। मम्मी वैसे भी अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तब तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। भाभी, पार्टी में मैं भी लहंगा पहनूंगी। हाँ क्यों नहीं, तू भी तो मुन्ने की छोटी माँ है, ऊपर से तूने मेरी प्रेगनेंसी में बहुत किया है। क्या भाभी आप बिना। 1 महीना बीत जाता है। दुग्गल परिवार नए घर में चला जाता है। सुबह पूजा के बाद ग्रैंड पार्टी होती है। पार्टी में सब बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी में आए सभी लोगों की नजरें घर पर चस जाती है। एक आदमी शंभू से कहता है, किसी को तो एक भी खुशी नसीब नहीं होती, तुझे तो 2 हो गई, वो भी एक साथ। घर भी बड़ा सुंदर बनाया है और पोता भी बिल्कुल गौतम की परछाई लग रहा है। सब ईश्वर की माया है। शंभू जी, आपका पोता बड़ा भाग्यशाली है, आते ही नया घर बन गया आपका। आखिर बेटा किसका है? पर पोता तो मेरा है। सब हंसने लगते हैं। पार्टी में स्नेहा और अंजलि भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। दोनों बहुओं को देखकर औरतें भी उनकी तारीफ करती हैं। स्नेहा, काला टीका लगा ले, नहीं तो तुझे नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर लग रही है तू। वैसे भी बच्चा होने के बाद ना चेहरे पर निखार आ ही जाता है। क्यों, अंजलि बहू भी तो कितनी सुंदर लग रही है। किरण, तेरी तकदीर तो बहुत अच्छी है, दोनों बहुएं बहुत सुंदर है। पार्टी होने के बाद सब रिश्तेदार और गेस्ट अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन पड़ोस की एक औरत उनके घर आती है जब सब नाश्ता कर रहे थे। आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। हाँ जी, पहले कभी देखा नहीं। हम भी आपकी तरह नए हैं यहाँ। आपके बगल वाला जो घर बना है ना, नया वाला, वो हमारा है। 10 तारीख को मेरे घर की ओपनिंग है, अग्रवाल हाउस, सबको आना है। ओह अच्छा, हम सब आएंगे। बहन जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। घर इतना अच्छा बनाया है लेकिन घर के आगे नेम प्लेट नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तभी हर्ष धीरे से कहता है, ओ शिट, इतना सब कुछ किया और नेम प्लेट ही भूल गए। आंटी जी, वो ना बनने को दिया है। ओह अच्छा, ठीक है बहन जी, चलती हूँ, आप सब आ जाना ज़रूर से। औरत के जाते ही शंभू कहता है, हर्ष, सबसे पहले आज ही नेम प्लेट लगाओ बाहर, सबसे ज़रूरी चीज़ ही भूल गए तुम। हाँ पापा, मैं करवाता हूँ, आप दोनों दुकान जाओ, मैं बनवाने जाता हूँ। उसमें लिखवाना क्या है? लिखवाना क्या है, घर के सभी मर्दों का नाम डलवा दो। और हाँ, गौरव का नाम डलवाना मत भूलना। ठीक है, मैं करवा लूँगा। अंजलि सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर स्नेहा से कहती है, भाभी, घर के बाहर नेम प्लेट लग रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। भाभी, वो बात नहीं है। घर को बनाने में इन मर्दों ने जितनी मेहनत की है उतना हम औरतों ने भी तो की है, लेकिन नेम प्लेट में बस घर के सभी मर्दों के नाम डाले जा रहे, यहाँ तक कि मम्मी जी का नाम भी नहीं दिया गया इन लोगों से। क्या, ये तो बहुत गलत बात है भाई। घर के मर्द ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। इस घर को बनाने में हम औरतों ने कम मेहनत नहीं की। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने भी काम वाली नहीं रखी ताकि पैसों की दिक्कत ना हो। दिन भर हम काम ही तो करते रहते हैं। मम्मी जी तो कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन भाभी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना इस घर में हमारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तुम रुको, रात को गौतम को दुकान से आने दो, मैं बात करती हूँ, और तुम हर्ष से बात करना। ठीक है भाभी। जैसे ही घर के सभी मर्द काम पर चले जाते हैं, स्नेहा और अंजलि किरण के पास आकर उसे समझाने लगती है। मम्मी जी, पापा जी को आपने कुछ कहा क्यों नहीं जब उन्होंने नेम प्लेट पर घर के मर्दों की बात कही? अरे तो क्या हुआ, नाम किसी का भी हो, घर तो हम सबका ही है ना।
मम्मी जी, घर बनाने में हम सब ने मेहनत की है, तो नाम बस मर्दों का क्यों, घर की औरतों का क्यों नहीं? सब बराबर है। आज हम नहीं बोलेंगे तो ये लोग रोज कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम नीचे दिखेंगे। आज हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं। अगर आज हमने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? आपको पापा जी से बोलना ही होगा आज। ठीक है, आज रात को खाने की टेबल पर बात करूंगी मैं। ये हुई ना बात मम्मी जी। रात को जैसे ही तीनों बाप बेटे दुकान से आते हैं, स्नेहा और अंजलि सबको बड़े प्यार से चाय और पकौड़े खिलाती है। फिर किरण कहती है, हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ जाओ, खाना लगवाती हूँ। क्या बात है भाई, जो आज इतनी आओ भगत हो रही है हमारी? क्यों, रोज कोई और देता है क्या? नहीं, पर आज तो चाय के साथ पकोड़े भी मिल गए। वो तो ऐसे ही, आज बारिश हुई तो मैंने बहुओं से कहा कि तुम्हारे ससुर जी को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, तो बना दो। अच्छा अच्छा, वैसे बहुत अच्छे बना है। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। तीनों फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। तब गौतम कहता है, पापा ने सही कहा, आज जरूर कोई बात है। खाने में आज इतनी वैरायटी। भैया, ऊपर से आज नान और पनीर की सब्जी बनी है। भाई, कहीं आज तेरी एनिवर्सरी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, क्या बात है माँ? भाभी, माँ नहीं बता रही तो आप ही बता दो। आज मन किया तो बना दिया। रेस्टोरेंट जाते तो बहुत खर्चा आ जाता ना, इसलिए घर में ही बनवा दिया सब। तीनों बाप बेटे खाने लगते हैं और खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। खाना तो लाजवाब बनाया बहू। मैं क्या कह रही थी, नेम प्लेट में घर के मर्दों का नाम देने की क्या जरूरत थी? घर तो औरतों से बनता है, मर्दों से नहीं। नेम प्लेट में हर्ष तो नाम बदलवा दे। क्यों भाई, क्या नाम बदलवाना है? कभी सुना या देखा कि नेम प्लेट में घर की औरतों का नाम हो? हाँ पापा जी, मेरे मायके का घर मेरी मम्मी के नाम पर है और घर का नाम ही कमला निवास है। मेरे घर के बाहर भी मेरी दादी के नाम का नेम प्लेट है, बिमला निवास। अपने मायके के नियम वहीं रखो, यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। इस घर में यहीं का नियम चलेगा। किरण जी, अब समझ में आ रहा है कि आपको इन दोनों ने सिखाया है, वरना मैं जानता हूँ आप इन मामलों में नहीं पड़ती हैं। मुझे बहू ये क्या सिखाएगी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दे दी है और आपको नेम प्लेट में मेरा नाम देने में दिक्कत हो रही है। तुम लोग करती क्या हो? दिन भर बस घर पर ही रहना है, इस पर कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो कोई भी कर ले। मम्मी, क्या तुम भी ना? घर के काम तो कोई भी कर लेगा, कमाना मुश्किल है। पैसों से घर बना है, ना कि घर के काम से। तो फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग ही घर का काम कर लो। हाँ भाभी, ये बात सही है। जब घर आप लोगों के नाम से, घर के नेम प्लेट पर आप लोगों का नाम, तो फिर घर के काम भी आप लोग ही करो। ठीक है, चलो बहू, आज से नहीं, अभी से सब काम घर का छोड़ देते हैं। देखते हैं ये लोग घर कैसे चलाएंगे। स्नेहा, अंजलि और किरण खा पीकर सोने चली जाती हैं। इधर हर्ष कहता है, पापा रहने दीजिए, ये लोगों के पैतरे हैं, खाना बाहर से आ जाएगा। अगले दिन शंभू उठते ही चाय मांगता है और किरण सुनकर भी अनसुना कर देती है। शंभू अपने कमरे से निकल कर आता है और हर्ष से कहता है, बेटा चाय बना देना। अरे अभी जस्ट उठाओ पापा, 10 मिनट तो रुक जाओ। 1 घंटे तक इधर उधर करने के बाद हर्ष जैसे तैसे चाय बनाता है और तीनों बाप बेटे पीते हैं। भैया, अब नाश्ता तुम बनाओ, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, तू बना, मैं रात को बना दूंगा, ठीक है? पर मैंने चाय भी तो बनाई। इतना हंगामा मत करो, सबका नाश्ता बाहर से मंगवा लो। शंभू दुकान में ऑर्डर दे देता है और नाश्ता बाहर से आ जाता है। सुबह का नाश्ता 11 बजे आता है और दुकान जाने में तीनों बाप बेटों को देर हो जाती है। आज तो बहुत देर हो गई बेटा, दुकान खुलते खुलते 12 बज जाएंगे। तो क्या करे पापा, कल से कोई कैंटीन वाले को ऑर्डर करना होगा। हाँ, वही कर दो। दोपहर का खाना खाने फिर तीनों 3 बजे घर आते हैं और 4 बजे तक खाकर वापस जाते हैं। पापा खाना खा तो रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा। हाँ भाई, घर के खाने में बात ही अलग होती है। आप लोग बहक कर भी कुछ बोल मत देना, वरना हम फिर गए। रात का खाना हम मिलकर बना लेंगे। अब ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। इधर घर में स्नेहा कहती है, मम्मी जी, कोई काम नहीं है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। हमारे टाइम में तो हम सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे दोपहर का खाना बना देते थे। वो लोग सेठ की तरह उठकर हाथ में चाय ले लेते थे, और अभी तो देखिए खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। बहू, खाना तो मिल रहा है, हमें क्या। रात को घर आकर तीनों बाप बेटे थक कर चूर हो जाते हैं और कोई एक गिलास पानी तक उनसे नहीं पूछता। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर शंभू कहता है, अब तो पानी के भी लाले पड़ गए, रुको मैं देता हूँ पानी। शंभू पानी देता है दोनों बेटों को,
फिर हर्ष और गौतम खाना पीना बनाने में लग जाते हैं। भैया तुम आटा लगाओ, मैं रोटी सेक दूंगा। लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ। अरे पूरा तेल निकल जाएगा। इतना खटाली तो कभी दुकान पर भी नहीं की है। तीनों मिलकर खाना बनाते हैं, पर खाना अच्छा नहीं बनता। जला भुना, रोटी टेढ़ी मेढ़ी, और रात का खाना बनते बनते 12 बज जाते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। आ जाओ, खाना लग गया है। बहुत जल्दी खाना लग गया आज तो। ये रोटी है ऐसी जली हुई और सब्जी तो पानी लग रहा है। अब समझ में आएगा औरतों को कम आंकने का नतीजा। भाई मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। किरण एक रोटी खाती है और स्नेहा अंजलि तो बिना खाए ही उठ जाती है। ऐसा खाना तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तीनों उठकर चली जाती हैं। हर्ष रोटी उठाकर घुमाकर देखता है। वैसे अंजलि खाना बहुत अच्छा बनाती है, गोल गोल रोटी। पापा ये खाना तो मुझे भी नहीं चलेगा। अरे भैया अब खा लो जो भी है, कल से रात का खाना भी बाहर से मंगवा लेंगे। अगले दिन तीनों उठते ही 10 बजे हैं। फिर बाहर का खाना मंगवाते हैं और नाश्ता करके दुकान जाते हैं। इस तरह दोपहर और रात का खाना भी बाहर से मंगवाते हैं। 1 हफ्ते तक यही चलता है। अब तो शंभू का पेट खराब हो जाता है। अरे भैया अब बाहर का खाना नहीं खाना, हालत खराब हो गई है मेरी। पापा दुकान भी ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से, ऊपर से सिर्फ खर्चे हो रहे हैं और पेट भी नहीं भर रहा। इस तरह से रहा तो पापा लोन भरना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऊपर से थक भी जाते हैं हम लोग, पहले ऐसा नहीं होता था। अगले दिन शंभू सबके सामने किरण से कहता है, घर चलाना कोई आसान काम नहीं और यह हर कोई कर भी नहीं सकता। जब घर औरतें संभालती है तो घर के बाहर उसी औरत का नाम लिखवाने में कैसी शर्म। स्नेहा, कमा भी आदमी तभी सकता है जब औरत उसका साथ दे। ये घर तुम लोगों की मदद से ही बना है। बहुओं चलो फटाफट नाश्ता तैयार कर दो। नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तुम तीनों बाहर चलो। शंभू मर्दों के नाम का बना बोर्ड फेंक देता है और नया बोर्ड लगाता है जिसमें औरतों के नाम लिखे थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी बिना घर में रौनक नहीं। मैं आज जो भी हूँ किरण तुम्हारी बदौलत हूँ। अब वापस से घर के काम औरत और बाहर के काम मर्द करने लगते हैं और हर चीज में घर की औरतों का ही नाम देते हैं।